बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लास्ट जो हमारी ईपीएस की क्लास हुई है उसका रिवीजन है। असल में इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था, ट्रांसफार्मर की प्रोडक्शन देखी थी। ठीक है, और कौन कौन से फॉल्ट्स ट्रांसफार्मर में आ सकती हैं हमने देखे थे, और फ्लक्सिंग, ओवर हीटिंग, फेस टू अर्थ फॉल्ट्स, इंसुलेशन फेलियर्स जो आपके फॉल्ट्स होते हैं वो हमने देखे थे। उसके बाद में थोड़ा प्रोसीड किया था और हमने फिर देखे थे कि हमारे पास जब हम करेक्शन टाइप यूज़ करते हैं तो इसमें जो हम डिफरेंशियल रिले यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हमारे पास आती है, उनकी रेमेडी क्या क्या है। आज का लेक्चर थोड़ा सा कंटिन्यूशन है परसेंटेज डिफरेंशियल रिले इन ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन। हम बेसिकली क्या देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन देख रहे हैं। तो इस वाले लेक्चर में हम स्पेसिफिकली देख रहे होंगे, मतलब पहला टॉपिक हमारा ये है कि जो इन मैग्नेटाइजिंग करंट होता है आपका, यानी हाई डिस्टॉर्टिंग साइनोसॉइडल करंट जो आपके पास होता है, तो उसको किस तरह रिले आइडेंटिफाई करेगी। अगर हम परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं तो हम क्या कैसे इंश्योर करेंगे कि आपकी रिले इंटेलिजेंट हो, कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके बिटवीन द एबनॉर्मल कंडीशन या इनहेरेंट कंडीशन, जिसमें आपके पास लेट्स सपोज एट द टाइम ऑफ स्विचिंग आपके पास एक हाई डिस्टॉर्टिंग करंट जनरेट होता है जिसको हम इनरश करंट भी बोलते हैं, जो कि 8 to 30 टाइम्स होता है फुल लोड करंट के। उसको उसको सेपरेट करे उस कंडीशन से जो कि फॉल्ट कंडीशन होती है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले टाइम पे ये होता था कि रिले को ना शुरू में डी एनर्जाइज कर दिया जाता था जब हम ट्रांसफॉर्मर की स्विचिंग करते थे। लेकिन उसका नुकसान ये होता था, इसका फायदा ये होता था कि रिले ऑपरेट नहीं होती थी, रिले आपकी ऑपरेट नहीं करती थी शुरू में, क्योंकि आपने स्विचिंग करवानी है। तो अब पहले रिले इतनी इंटेलिजेंट नहीं होती थी, तो क्या करती थी, वो देखती थी 8 to 30 टाइम्स आपके लोड करंट हो गया है, तो फौरन से ट्रिपिंग वो मतलब मेल ऑपरेट कर जाया करती थी। सही है, ये इसका एक तरीके से एक ड्रॉबैक था। लेकिन टाइम टू टाइम थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई, तो अब ये हुआ है कि एक नई रिले इंट्रोड्यूस हुई है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक रिस्ट्रेंट परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। हमने लास्ट क्लास में देखा भी था कि ये क्या करती है, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है इनरश करंट को और फॉल्ट कंडीशन को। सही, तो ये वर्क किस तरह करती है हम देखते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अच्छा, अब जो आपका हाई डिस्टॉर्टिंग करंट होता है उसका नुकसान ये होता है कि हमारे पास हार्मोनिक्स आ रहे होते हैं जो कि इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज के। ठीक है, यानी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 है तो उसका अगर थर्ड हार्मोनिक है तो 150 हो जाएगी, जिससे क्या होता है, कोर लॉस बढ़ते हैं। कोर लॉस बढ़ते हैं, हीट जनरेट होती है, सैचुरेशन होती है कोर की, और एट दी एंड क्या हो सकता है, आपका जो इंसुलेशन जो वाइंडिंग्स हैं वो आपकी ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करना, इसको रिस्ट्रेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिले आपकी इस तरह होनी चाहिए, इस तरह डिज़ाइन होनी चाहिए, इसकी डिज़ाइनिंग इस तरह होनी चाहिए कि ये डिफ्रेंशिएट करें एबनॉर्मल कंडीशन को और फॉल्ट कंडीशन। यानी अगर इस तरह हो कि फॉल्ट आया लास्ट, मतलब ऐसा है कि फॉल्ट आया लेकिन रिले आपकी इंटेलिजेंट नहीं है, उसने देखा ये तो एबनॉर्मल कंडीशन से अलाउ कर दिया फॉल्ट को, तो क्या होगा, इससे भी आपके पास इक्विपमेंट जो है उसकी वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो कुछ ब्लॉक डायग्राम है इस परसेंटेज डिफरेंशियल रिले विद हार्मोनिक रिस्ट्रेंट। इसमें होता है कि सीटी से जो करंट आ रहा होता है ना, सही है, दो सीटी से डिफरेंशियल रिले यूज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो I1 I2 आपका मेजर्ड हुआ। अब ये दो हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। पहला हिस्सा आपको पता है कि परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में आपके एक ऑपरेटिंग टॉर्क होता है, जिस जो कि आपका बेसिकली क्या करता है कि आपका रिले आपकी रिले को ऑपरेट करवाता है। और एक रिस्टोनिंग टॉर्क होता है जो कि उसको रोकता है, मतलब रिस्टोनिंग टॉर्क होता है कि आपका आपकी रिले को ऑपरेट करने से ये रिस्क को रोकता है, मतलब सही है, अलाउ नहीं करता है कि रिले को ऑपरेट हो अनटिल एंड अनलेस आपका सर्कुलेटिंग करंट किसी परसेंटेज से, किसी पिकअप वैल्यू से एक्सीड ना कर जाए। यानी आपका जो करंट है, स्पिल करंट है, वो किसी सर्कुलेटिंग करंट की परसेंटेज से एक्सीड ना कर जाए। 40 to 25%, 10 to 20% अल्टरनेटर्स में होती है, 25 से 40% आपकी ट्रांसफार्मर के लिए होती है, ये स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, बायसिंग है, तो बायसिंग वो के कांस्टेंट स्लोप जिसको बोलते हैं, हमने एक इक्वेशन ड्राइव की ना, I1 minus I2 is equal to K I1 plus I2 by 2 मल्टीप्लाई बाय K नॉट, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले I1 I2 आपका मेजर्ड हुआ। अब ये जाएगा सबसे पहले तो ऑपरेटिंग स्पिल करंट पे, स्पिल करंट। अच्छा, स्पिल करंट में ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्योंकि स्पिल करंट जब नॉन जीरो होगा तभी रिले ऑपरेट नहीं करेगी। हमें इसी के हार्मोनिक्स को क्या करना है, फिल्टर आउट करना है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हार्मोनिक्स आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्टेबिलिटी रेशियो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ही स्पिल करंट आपका नॉन जीरो होगा रिले ने तो ऑपरेट करना है, इसी को हमें रिस्ट्रेन करवाना है। तो हम क्या करते हैं, जो सीटी से जो करंट मेजर होकर आता है ना, तो वो दो हिस्सों में हम ब्रेक कर देते हैं। एक होता है सर्कुलेटिंग करंट, सर्कुलेटिंग करंट वही आपका रिस्ट्रेनिंग टॉर्क करंट जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल में फ्लो कर रहा है वो करंट होता है, और एक डिवाइड करते हैं हम स्पिल करंट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, स्पिल करंट में होते हैं हार्मोनिक्स एट द टाइम ऑफ स्विचिंग। स्विच, अभी हम सिर्फ इनरश करंट की प्रोडक्शन पे बात करेंगे। तो स्विचिंग हो रही है, हार्मोनिक्स आ रहे हैं, वो हार्मोनिक्स हम क्या करते हैं, किसी फिल्टर को भी हम एक्टिव फिल्टर यूज करते हैं, और उन फिल्टर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, उन हार्मोनिक्स, एक्टिव फिल्टर की बात कर रहा हूं, उन हार्मोनिक्स को हम सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। ये बात समझ आई मेरी? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि अगर हम उन हार्मोनिक्स को सेपरेट नहीं करेंगे वो फंडामेंटल कंपोनेंट्स में मर्ज होंगे, इससे आपकी स्टेबिलिटी रेशियो कम होगा, और आपका जो क्या कहते हैं डिफरेंशियल रिले है वो मेल ऑपरेट करेगी। तो क्या होगा, हमें इन हार्मोनिक्स को रिमूव करना है। हमारा पर्पस क्या है, हमारा इंटेंट क्या है कि हम इनरश करंट जो आ रहा है आपके पास, इनरश करंट जो ट्रांसफार्मर में डेवलप हो रहा है, जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं उनको हमें सेपरेट करना है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी रिले ऑपरेट कर रही है, रिले ऑपरेट कर रही है। हमें इस तरह की स्कीम बनानी है कि वो रिले ऑपरेट नहीं करे, मैक्सिमाइज हो उसकी स्टेबिलिटी। तो जो हार्मोनिक्स आ रही है उसको हमें फिल्टर के थ्रू क्या करना होगा, सेपरेट करना होगा लाजमी। अच्छा, करके सेपरेट करके हम भेजेंगे कहाँ, ये मैं बताता हूँ। यहाँ पर फिल्टर आया, सही, एक्टिव फिल्टर लगे हुए, तो जब हम फोरियर सीरीज अप्लाई करते हैं हार्मोनिक्स को एलिमिनेट करने के लिए, तो हम एक्टिव फिल्टर यूज करते हैं, सही। अच्छा, ये समझ आया, फंडामेंटल हार्मोनिक्स आ गया। अच्छा, फंडामेंटल, अब भी फंडामेंटल कंपोनेंट्स में वही चीजें हैं जो कि डोमिनेट कर रही होंगी इंटरनल फॉल्ट पे, यानी अब जैसे इंटरनल फॉल्ट आएगा तभी रिले ऑपरेट करेगी, स्पिल करंट आपका क्या होगा, नॉन जीरो होगा। यही डिफरेंशियल रिले की आइडियल ये प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फॉल्ट केस में ऑपरेट हो। ठीक है, अब ये आपका डोमिनेंट हो गया फंडामेंटल कंपोनेंट्स। ठीक है, यानी इसमें आप कोई भी हार्मोनिक कंपोनेंट, हार्मोनिक पार्ट, या क्या कहते हैं जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज है वो नहीं है, सेपरेट हो गई। अब क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑपरेटिंग टॉर्क में चला गया। सिंपल ये आया, फिल्टर होने के बाद ये ऑपरेटिंग टॉर्क में चला गया, क्योंकि ऑपरेटिंग टॉर्क में जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब ऑपरेटिंग टॉर्क, यानी अब इसमें कोई भी हार्मोनिक नहीं है, हार्मोनिक लेस हो गया, तो अब क्या होगा, अब ये ऑपरेटिंग टॉर्क में जैसे जाएगा, तो जब ऑपरेटिंग टॉर्क, हमने सीखा भी था कि जब ऑपरेटिंग टॉर्क आपका ज्यादा होगा रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से, तभी रिले ऑपरेट करेगी। तो यहां तक का हमारा काम तो हो गया। ठीक है, यानी अब ऐसा होगा कि कोई इंटरनल फॉल्ट ही होगा तभी रिले ऑपरेट कर रहे हो, तभी इसका ऑपरेटिंग टॉर्क ज्यादा होगा, वरना नहीं होगा। वरना अब यहाँ पर क्या है कि हार्मोनिक्स आपके सेपरेट हो चुके हैं, अभी जाएंगे का, मैंने बात कर दी स्पिल करंट की, सॉरी। अब बात करते हैं सर्कुलेटिंग करंट की। सर्कुलेटिंग करंट वही जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल से फ्लो कर रहा है, I1 प्लस I2/2। अच्छा, अब रिस्ट्रेनिंग का पर्पस ये कि इसमें हार्मोनिक्स हो तभी वो रिस्ट्रेन करे इन हार्मोनिक्स को, उल्टा काम होगा, वाइस वर्सा है। हार्मोनिक्स को हमें रिस्ट्रेन करवाना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक्स को हमें रिस्ट्रेन करवाना है, तो इसमें सारे हार्मोनिक्स को हमें ऐड करना होगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमने कोई भी फिल्टर यूज नहीं किया। अगर हमने यहाँ फिल्टर यूज कर देंगे तो यहाँ से हार्मोनिक्स सेपरेट हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है हार्मोनिक्स सेपरेट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमें हार्मोनिक्स अलाउ करना है कि वो रिस्ट्रेन हो। तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपके पास फंडामेंटल कंपोनेंट्स भी आ रहे हैं और हार्मोनिक्स भी आ रहे हैं, सेपरेट नहीं किया। फिर हमने क्या किया, उन फंडामेंटल कंपोनेंट्स को, उस सर्कुलेटिंग करंट के हार्मोनिक्स को, और उन हार्मोनिक्स को जो आपके स्पिल करंट में आ रहे थे, जो ऑपरेटिंग कॉइल में आ रहे थे, उनको हमने आपस में ऐड कर दिया, ऐड कर दिया, सही है। क्यों? ताकि हम मैक्सिमाइज कर सकें इस स्कीम को कि ज्यादा से ज्यादा ये हार्मोनिक्स को रिस्ट्रेन करे, रिले को ऑपरेट ना होने दे, जब तक कि इंटरनल फॉल्ट आपका डोमिनेट नहीं हो जाता, इंटरनल फॉल्ट आपका नहीं आ जाता सिस्टम में, उस वक्त तक रिले ऑपरेट नहीं करे जब तक आपका ऑपरेटिंग टॉर्क रिस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज्यादा नहीं हो जाए। अगर हम यहाँ हार्मोनिक्स ऐड नहीं करवाएंगे और इसको अलाउ कर देंगे हार्मोनिक्स को, तो इससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जब हार्मोनिक्स आ जाएंगे, एक तो इंटरनल फॉल्ट करंट आया, ऊपर से हार्मोनिक्स आए, तो क्या हुआ, आपकी रिले मेल ऑपरेट करेगी। तभी हम क्या करते हैं कि स्कीम इस तरह डिजाइन करते हैं कि ये आपकी आइडियल हो, और इसमें
यानी इसकी जो लिमिट हो, स्टेबिलिटी लिमिट हो, वो सबसे ज्यादा हो, हम इस तरह स्कीम डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने फंडामेंटल कंपोनेंट्स को सेग्रीगेट किया हार्मोनिक्स से, हार्मोनिक के साथ। क्यों? ताकि फिर हम उन हार्मोनिक्स को ऐड करा सकें और ऐड करके कहां भेज सकें, रिस्ट्रेनिंग कॉइल में। और फिर अब ये जो रिस्ट्रेनिंग टॉर्क डेवलप होगा, ये आपका लीड करेगा ऑपरेटिंग टॉर्क को। और फिर ऑपरेटिंग टॉर्क कब लीड करेगा, जब इंटरनल फॉल्ट करंट आएगा। तो हो गई स्कीम, आपकी आइडियल स्कीम डिजाइन हो गई ना। तो ये इस तरह वर्क करता है आपके पास परसेंटेज डिफरेंशियल रिले विद हार्मोनिक रिस्ट्रेंट। ठीक है, ये इसके कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन थी। ठीक है, तो बस ये समझ लें, इसमें हार्मोनिक्स जो आ रहे होते हैं, ये हमने परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज किए, जो ये हमने इनरश करंट के केस में किया। यानी जो आपके पास इनरश फॉल्ट करंट आ रहा होता है, ये भी हमने ट्रांसफार्मर की प्रोडक्शन में देखा था। एक तो आपके पास लो लेवल ऑफ ऑयल होता है, एक इनरश करंट ऑफ ट्रांसफार्मर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका इसकी प्रोडक्शन बहुत जरूरी होती है। तो इसके लिए डिजाइन होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टाइम मैंने बहुत ज्यादा ले लिया। इंटरटर्न फॉल्ट्स आपको पता है, इंटरनल फॉल्ट्स वो फॉल्ट्स होते हैं जो कि बाइंडिंग्स में आ रहे होते हैं। तो इनमें हमने सपोज किया ये आपके पास ट्रांसफार्मर है प्राइमरी सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी के टर्न्स में क्या हुआ, फॉल्ट आया। ठीक है, ये फॉल्ट आया हुआ है। फॉल्ट आने के बाद क्या हुआ कि दो चीजें हुई। एक तो फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है, दूसरा आपका रेटेड वोल्टेज ड्रॉप होके 5 वोल्ट हो गया। तो जब फॉल्ट आता है तो आपका वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप्स हो जाता है, और फॉल्ट करंट फ्लो करता है, हाई करंट फ्लो करता है। ऐसे ही होता है। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि यहां पर हम कौन सी स्कीम यूज करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां पर हम डिफरेंशियल रिले यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो जिस वाइंडिंग पे फॉल्ट आया है, यानी यहां पर आपके पास कौन सी वाइंडिंग है, ये आपकी एलवी वाइंडिंग में फॉल्ट आया है। तो एलवी वाइंडिंग में जो करंट की जो रिफ्लेक्शन है टू दी प्राइमरी, यानी एचवी साइड, वो बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि अब सबसे पहले तो दो चीजें हो रही है। एक तो वाइंडिंग्स में फॉल्ट आने की वजह से पावर डिसिपेट हो रही है, कोर लॉसेस बढ़ रहे हैं, हीटिंग आ रही है, सैचुरेशन आ रही है। अगर हम इंटरनल फॉल्ट की प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी, और ये वेरीफाई भी हुई आपकी। ये देखें, हमने जब पावर डिसिपेट निकाला आई एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई आर एफ, तो वो कितना आ रहा है, 25 किलोवाट तक की पावर आपकी डेसिपेट हो गई है। इतनी पावर डेसिपेट हुई 25 किलोवाट, जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, वाइंडिंग्स जो एक एम्बिएंट टेम्परेचर तक उसकी एक रेटेड वैल्यू होती है, जैसे उससे जब एक्सीड कर जाएगा आपके पास टेम्परेचर, तो आपके पास कोर लॉसेस आना शुरू हो जाएंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेस बढ़ेंगे, और आपकी वाइंडिंग मेल्ट हो सकती है, मैकेनिकल स्ट्रेस बढ़ सकता है, उसकी शेप चेंज हो सकती है, आपकी ओवरऑल ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। और इसके मतलब सेफ्टी हज़ार्ड की भी वो है, अगेंस्ट है ये, कि हम सही से अगर प्रोडक्शन स्कीम डिजाइन नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ भी इफेक्ट हो सकती है, या वो जो इसके अराउंड काम कर रहे हैं ट्रांसफार्मर्स के, तो आर्क जनरेट होने की वजह से बहुत सीवियर डैमेज हो सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, अब क्या करेंगे यहाँ पर हम अच्छा, क्लियर है, आवाज तो आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट। अच्छा, अब हमें मालूम करना है प्राइमरी करना, मैं ये बात जो बोल रहा हूँ उसको इक्वेट भी करा के देख लेते हैं। तो सेकेंडरी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, 5 किलो एम्पीयर फ्लो कर रहा है, फॉल्ट करंट फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम यहाँ पर वही इक्वेट करवाएं इनकी अपेरेंट पावर को, तो सेम होगी, तो यहाँ से हम प्राइमरी करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी करंट जो हमारे पास आया वो 0.108 एम्पियर आया। 5 किलो एम्पियर हुआ, 5 क्या है, वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद 5 एम्पियर 5 वोल्ट आया, मल्टीप्लाई 5 किलो एम्पियर फॉल्ट करंट है, और ये आपके पास क्या है, प्राइमरी का वोल्टेज है। तो करंट कितना है, 0। यहाँ पर डिफरेंशियल यूज करने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि इतना तो डिफरेंस आता ही है नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में। डिफरेंशियल रिले में स्पिल पाथ में इतना करंट तो होता ही होता है, सही है, 0 पॉइंट। तो यहाँ पर डिफरेंशियल रिले यूज करने का फायदा नहीं है, वो नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ही ऑपरेट हो जाएगी, मतलब इसका यूज ही नहीं बनता, क्योंकि ये डोमिनेंट हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है स्पिल करंट कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा। तो इसको हम इसलिए यहाँ पर प्रोडक्शन ये वाली यूज नहीं करते, हम यहाँ पर बकल्स रिले यूज करते हैं, जो कि स्लोली डेवलपमेंट फॉल्ट्स होता है आपके पास। तो यहाँ पर बकल्स रिले यूज की जाती है, ये इंसिपिएंट फॉल्ट में आता है, जो कोर लॉसेस होते हैं ना, कोर हीटिंग, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में रिपीट कर चुका हूँ। तो आप अगर सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है, वेल डन। बाकी ये हम डिस्कस कर चुके हैं, इंसिपिएंट फॉल्ट आपके स्लोली डेवलपमेंट फॉल्ट्स होते हैं, जो कि लो लेवल ऑफ ऑयल और आपके कोर हीटिंग, कोर सैचुरेशन, इन तरह जो आपके पास इस टाइप के जो फॉल्ट होते हैं, जो टेम्परेचर राइज की वजह से आते हैं, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है वो बकर सेल के थ्रू की जाती है। अच्छा,
अब ओवर फ्लक्सिंग तो मैं बता चुका हूँ। ओवर फ्लक्सिंग में ये होता है कि आप वोल्टेज और फ्लक्स के जगह हम एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, और वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फ्लक्स किस तरह ओवर फ्लक्सिंग कैसे हो सकती है। हमने इक्वेशन देखी थी, फाई इज इक्वल टू वी बाय एन एफ कॉस 2 पाई एफ टी, एन 2 पाई एफ कॉस 2 पाई एफ टी ना, या ये कहते हैं कि फाई इज इक्वल टू वी बाय एन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हमने ये क्वेश्चन देखी थी शुरू में। फिलहाल मैं पुराना लेक्चर वो रिव्यू कर रहा था, तो उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमने ये देखा था, जब हम स्विचिंग करते हैं ना, या हम फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि ओवर फ्लेक्सिंग ना है। क्योंकि अगर हम देखें इस इक्वेशन में, देखते हैं ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आप मैग्नीट्यूड फ्लक्स ये आपने EM1 में देखा था। तो अगर मैं यहाँ से फ्लक्सिंग देखूं तो होगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको देखें, लेट्स सपोज मैंने फ्रीक्वेंसी को कम किया, फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या किया, कम करे। मैंने 60 हर्ट्ज पे कोई इक्विपमेंट रन कर रहा है, मैंने किया 50 हर्ट्ज में, मैंने इसका वोल्टेज वेरी नहीं किया, वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज जो था, इसका सप्लाई वोल्टेज कहते हैं, वो मैंने चेंज नहीं किया। होगा क्या, डिनोमिनेटर आपका कम हो जाएगा, न्यूमिनेटर आपका लीड कर रहा होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स बढ़ जाएगा। फ्लक्स बढ़ने की वजह से करंट बढ़ेगा आर्मेचर में, और आपकी वाइंडिंग डिटीरियोरेट हो सकती है, और ये यहाँ से प्रूव भी हो गया। अब देखिए, स्मॉल चेंज इन फ्लक्स ब्रिंग्स हाई चेंज इन करंट। क्यों, करंट फ्लक्स में कितना कम चेंज आया, लेकिन करंट उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व देखें, वीएच कर्व देखें, तो इसमें करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब करंट में इसका डबल चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से वही वाइंडिंग इशू और आपके इंसिपेंस फॉल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करें या कम करें या ज्यादा करें, तो वोल्टेज भी साइमल्टेनियसली चेंज करने होंगे, वरना ओवरफ्लक्सिंग आपकी बैलेंस नहीं होगी और आपके पास ज्यादा हो जाएगी। तो एक था ये, इंपॉर्टेंट था। अच्छा ये न्यूमेरिकल है, ये देख लेते हैं। और मैंने इसमें क्वेश्चन ऐड नहीं किया, आई एम सॉरी, इसमें क्वेश्चन ऐड मैंने नहीं किया, भूल गया मैं क्वेश्चन ऐड करना। मतलब सिंपल था, मैं प्रोडक्शन स्कीम, परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोडक्शन स्कीम डिजाइन करनी है, और इसमें डेल्टा टू वाई हमारे कनेक्शन है, यानी प्राइमरी, यानी इसकी जो आई थिंक ये है आपके पास एलवी साइड डेल्टा है, और एचवी साइड आपकी वाई। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम है, परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम है, तो ऑब्वियसली बात है, इसमें क्या क्या चीजें आ रही होंगी, एक दो आपके पास दो साइड्स आ रही होंगी रिस्टेनिंग कॉइल की, और एक कॉमन हो रही होगी ऑपरेटिंग टॉर्क, ऑपरेटिंग कॉइल। चाहिए, तो ये आपके पास तीन, थ्री फेस है, तो तीन आपके पास सीरीज आ गई। ये डेल्टा है प्राइमरी, सीरीज आपकी वाई में कनेक्ट हुई है, ये वाई है, सीरीज आपकी डेल्टा में कनेक्ट हुई है। सही है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, ये सीटी रेशो वगैरह कैसे निकलते हैं ये हम बताते हैं। तो हमें प्रोडक्शन स्कीम डिजाइन करनी है, यानी परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम के प्रोडक्शन स्कीम डिजाइन करनी, वही स्टेप है जो हम जिस तरह हमने फीडर की प्रोडक्शन के लिए था। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको समझना इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें गिवन नहीं है, क्वेश्चन में ये है कि आपके पास मैं बता दूं क्वेश्चन क्या गिवन है। क्वेश्चन में हमें परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम डिजाइन करनी है, जिसमें अपेरेंट पावर हमें गिवन है 45 मेगावाट, हमें एलवी साइड का एलवी साइड का वोल्टेज पता है 11 किलो वोल्ट, एचवी साइड का पता है 60 किलो वोल्ट, और बस ज़्यादा कुछ इसके अलावा, ओ हाँ, ओवरलोड बताया हुआ 25% ओवरलोड है आपका, बस ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल, और कोई क्वेश्चन में नहीं था। सही, तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन मैंने बता दिया वेरिएबल। अब होगा क्या, सबसे पहला स्टेप वही फुल लोड करंट निकाल लेंगे, एचवी और एलवी साइड का निकाल लेंगे, सिंपल पावर गिवन है, और ये आपके पास √3 या जरूर लाजमी आएगा, तो थ्री फेस है, ये थ्री फेस है, तो √3 तो लाजमी इसमें मल्टीप्लाई होगा वोल्टेज के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो हम फुल लोड करंट निकालते हैं, ये किया हमने। उसके बाद आपको पता है कि सीटी रेशियो डिफाइन करने के लिए हमें ओवरलोड परसेंटेज ऐड करनी होती है, ओवरलोड परसेंटेज हमने ऐड कर दी, मल्टीप्लाई 1.25 कर दिया, या अब ये करेगा, इसको मल्टीप्लाई करें 0.25 से, प्लस करते हैं ये करंट। ठीक है, अगर आपको 1.25 समझ में नहीं आ रहा, 25% आपका 0.25 होता है, और मल्टीप्लाई इसमें ऐड कर देते हैं 1, या इस तरह कर लें कि 2361.88 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 2361.88, वही आंसर आएगा। इससे अच्छा ये कि डायरेक्ट 1.25 मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा,
लाइन करंट हमने 25% ओवरलोड पे निकाल लिया फॉर एच वी साइड एज वेल। एच वी वाई है और एल वी डेल्टा है, ये प्राइमरी डेल्टा है और सेकेंडरी वाई। उसके बाद सी टी रेशो निकालते हैं। सी टी रेशो हम ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल हो मार्केट में। तो ये इस सिटी इस रेशो पर सिटी तो हमें पास होगा नहीं, तो हम क्या करते हैं अप्रोक्स कर देते हैं, मल्टीपल्स करते हैं 100 के। सही, मल्टीपल हो गया 100 के। अच्छा ये अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि आपके पास सिटी का जो सेकेंडरी करंट वो भी आपको पता है 5 एम्पीयर है, तो ये एक और इन्फॉर्मेशन थी, 5 एम्पीयर आ गया। अब हमें इसके बाद क्या करना है, सीटी सेकेंडरी करंट मालूम करना है। सीटी सेकेंडरी करंट वही बहुत आसान है, आपके पास ये रेशियो स्टेप डाउन हो रहा होगा सेकेंडरी पे, तो 5 डिवाइड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय सेकेंडरी मल्टीप्लाई लाइन करंट। ये सवाल एक हो सकता है कि हमने सीटी सिलेक्शन के लिए यानी सीटी सेकेंडरी करंट मालूम करने के लिए हमने ओवरलोड परसेंटेज ऐड क्यों नहीं की। असल में जब हम सीटी डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं सीटी, तो उसमें हम ख्याल रखते हैं कि हम उस लोड के हिसाब से जो ओवरलोड उसमें आ सकता है उसके हिसाब से सीटी रेशियो सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें हम परसेंटेज ऐड करते हैं ओवरलोड की, कि अगर आपके पास ओवरलोड आ जाता है किसी सर्टेन परसेंटेज के साथ, तो सीटी जो आपके पास वो है क्या कहते हैं सीटी जो लगी हुई है उस पे ट्रांसफार्मर पे, वो आप इंश्योर करें कि वो उस ओवरलोड को सेंस करे, मतलब उस ओवरलोड पे क्या कहते हैं फिजिबल हो उस ओवरलोड के लिए, डैमेज ना हो जाए। तो हम सीटी रेशियो मैक्सिमम रखते हैं, सीटी रेशियो की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब सीटी सेकेंडरी करंट जो आ रहा होगा ना, वो नॉर्मल जिस तरह आपका करंट फ्लो करता है लाइन करंट, वो सीटी सेकेंडरी में वो करंट आ रहा होगा। ये प्राइमरी में करंट आया, वो स्टेप डाउन होकर सेकेंडरी के थ्रू आगे रिले में जा रहा है। ठीक है, तो सीटी सेकेंडरी करंट जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसमें हम परसेंटेज ऐड नहीं करते, उस वक्त हम वो लाइन करंट ऐड करते हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह सिलेक्टिविटी की जाती है सीटी। सो सीटी की सिलेक्टिविटी इस तरह की जाती है कि उसमें परसेंटेज ओवर आप हम ऐड करते हैं परसेंटेज ओवरलोड। लेकिन जब हम सेकेंडरी करंट मालूम करते हैं सीटी का, तो उस वक्त हम ये काम नहीं करते। उस वक्त हम क्या करते हैं, जो करंट लाइन करंट फ्लो कर रहा है वाइंडिंग्स में वो रखते हैं। बात समझ आई मेरी? तो तभी हमने यहाँ पर 2361.88 रखा है। ठीक है, और फिर हमने ये सेम काम हमने अपनी एचवी साइड के लिए कर लिया, 60 किलोवाट के लिए भी 60 किलोवाट के लिए वोल्ट के लिए भी काम कर दिया, जो हमारे पास बाइंडिंग है सेकेंडरी। सही है, आई एम सॉरी। अच्छा, पायलट वर्क करें। आपको पता है कि आपकी ये वाई डेल्टा है, डेल्टा में कनेक्शन क्या होता है, वाई सीटी का कनेक्शन वाई होता है। और क्यों होता है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, रेमेडी थी कि आपके पास ताकि ओवरऑल करंट जो। अच्छा एक बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताई कि हम पायलट वायर में जब हमें 5/√3 आ रहा था, तो पायलट वायर में वो 5 एम्पीयर क्यों फ्लो कर रहा था। असल में क्या होता है, जो हमारे पास जो वो थी सीटी जो थी, जो हमारे पास लगी हुई थी वाई के साथ डेल्टा में, वो करंट दे रही थी 5/√3। सही, देखिए पायलट वायर में 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा था। क्यों? क्योंकि पायलट वायर में हम लाइन करंट शो करते हैं, यानी पायलट वायर में हमेशा लाइन करंट फ्लो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये मैंने लेट्स सपोज मैं बताता हूँ। ये पायलट वायर है, ये आपके पायलट वायर है। यहाँ पर प्रीवियस न्यूमेरिकल बात कर रहा हूँ जो हमने लास्ट वीक देखा था, तो यहाँ पर क्या होता है 5/√3 आ रहा था, कुछ 5/√3 देखिए पायलट वायर में 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑल दो यहाँ ये इसकी बात करो कि ये चीज यहाँ थी ना, ऑल दो ये आपकी डेल्टा कनेक्टेड है सिटी, ये वाई है, डेल्टा कनेक्टेड सिटी है। डेल्टा में फेज लाइन करंट आपका √3 बाय कुछ करके होता है ना, 5 बैंड इसमें रिलेशन यूज होते हैं √3 आई फेस एंगल 30 ना। लेकिन जब लाइन करंट आ रहा होगा तभी हमने फेस करंट निकाला था। लाइन करंट क्या आ रहा होगा, लाइन करंट में √3 का फैक्टर आ रहा होगा। तो होगा ये कि √3 फैक्टर आने की वजह से आपका देखिए √3 फैक्टर आया, ये मल्टीप्लाई होगा आपके पास, क्योंकि हम लाइन करंट देख रहे होते हैं पायलट वायर में। लाइन करंट क्या होता है, √3 आई फेस। आई फेस क्या है, 5/√3 क्या है ये 5/, एक मिनट से 3 बना ही नहीं यहाँ पे कर, ओहो 3 नहीं बन रहा मुझसे। मैं कोशिश करूंगा किसी तरह अरेंज करूँ कुछ लिखने का भी बनाऊं, मुझे लिखने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए 5 एम्पीयर इस तरह फ्लो कर रहा था आपका। सही, क्योंकि पायलट वायर में ये मैंने बताया नहीं, मतलब अंडरस्टूड सी बात है कि पायलट वायर में हमेशा लाइन करंट फ्लो करता है, लेकिन मुझे फिर भी एक्सप्लिसिटली बता देना चाहिए। लेकिन खैर आप लोगों को आप समझ आ गई होगी, तभी 5 एम्पीयर आपका पायलट वायर में शो किया था।
शो नहीं मतलब लार्जली फ्लो करेगा, तभी डिफरेंस जीरो होगा ना, तभी आपकी सिटी डिफरेंट अरेंजमेंट में लगाई जाती हैं एज कम्पेयर टू द ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। ठीक है, अच्छा मैम कहाँ थे, न्यूमेरिकल में थे। अब पायलट वायर अब यहाँ पर है, तो ये आपके पास वाई कनेक्टेड डेल्टा कनेक्टेड है, तो ये तो सिटी क्या होगी कनेक्शन वाई, तो वाई में फेज लाइन करंट बराबर होता है, ये आ गया। लेकिन वाई में सिटी क्या है डेल्टा, सिटी डेल्टा कनेक्टेड होगी, तो सिटी डेल्टा कनेक्टेड की वजह से आपके पास यहाँ पर क्या करंट फ्लो कर रहा होगा, √3 3.936। सही। अब यहाँ पर अच्छा यहाँ पर फिलहाल अगर देखें तो सिटी करंट दोनों सेम थे, लेकिन पायलट वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसमें डिफरेंस है, यानी रिले आपकी ऑपरेट हो जाएगी, तो फायदा तो है नहीं, हमने तो ऐसी स्कीम डिजाइन करनी कि रिले ऑपरेट नहीं करे, तो हम क्या करते हैं इंटरपोजिंग सीटीज यूज करते हैं या इंटरमीडिएट सीटीज यूज करते हैं। कहाँ लगाते हैं, जो सीटी होती है उसकी टैपिंग्स में हम एक और वो लगा देते हैं सीटी, इसको हम इंटरपोजिंग सीटी करते हैं, ताकि हम सेकेंडरी जो करंट है इस करंट को चेंज कर सकें। किस करंट को, जिस करंट में चेंज आ रहा है, √3 का फैक्टर आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने टर्न्स रेशियो यूज किया ऑफ इंटर, यानी सबसे पहले तो इंटरपोजिंग सीटी के टर्न्स रेशियो मालूम किया। कैसे मालूम करेंगे, सिंपल, जो पायलट वाला करंट है उसको सीटी करंट से डिवाइड कर दें, तो पायलट वाला करंट ये ना, नहीं सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं सॉरी, ये तो सही है ना, ये तो आपके पास डेल्टा है ना, डेल्टा की बात नहीं कर रहा, वाई की बात कर रहा हूँ जिसमें √3 का फैक्टर है। तो आपने क्या करना है, पायलट वाइड करंट को डिवाइड करना है इस सीटी सेकेंडरी करंट के साथ, तो आपके पास रेशियो आ जाएगा उस सीटी का जो कि आपने उसकी टैपिंग्स पे अप्लाई की है, इंटरपोजिंग सीटी जो आपने सीटी की टैपिंग्स पे अप्लाई की ना, वो उसका आपके पास टर्न्स रेशियो आ जाएगा। अच्छा, इसका सेकेंडरी करंट हमेशा 1 होता है, सर ने बताया था, इसका सेकेंडरी करंट हमेशा 1 होता है इंटरपोजिंग सीटी का। इंटरपोजिंग सीटी का आपके पास आ गया, इसको डिवाइड कर दें सिंपल, यानी ऑब्वियसली बात है स्टेप डाउन हो रहा होगा, तो 1 डिवाइड बाय 1.732। सही, तो क्या हो जाएगा, ये तो अच्छा, ये तो आपकी कौन सी साइड है, एलवी साइड है, ये तो सेम है, देखो ये आपकी क्या है, वाई कनेक्टेड है, तो डेल्टा में अरेंजमेंट है और वो कनेक्टेड क्या है, सिटी वाई, ये तो छोड़ दें आप, यहाँ चेंज आ रहा होगा, यहाँ पे √3 फैक्टर आ रहा था, तो अब क्या करेगा ये, और अब देखिए मैंने क्या बताया, इंटरपोजिंग सीटी की करंट को वेरी करने के लिए यूज किया जाता है, यानी सीटी की टैपिंग्स को चेंज करने के, करंट को वेरी करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये काम हुआ, जहां √3 का फैक्टर आ रहा था, करंट का डिफरेंस आ रहा था, वहां हमने इंटरपोजिंग सीटी के का रेशियो यूज किया और उससे डिवाइड करवा दिया, तो 6.8180 डिवाइड बाय इंटरपोजिंग सीटी रेशियो या मल्टीप्लाई बाय 1/1.732, एक ही बात है, ये कर देंगे तो अब हमारे पास सीटी डिजाइन हो गई हमारे पास, यानी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम डिजाइन हो गई, दोनों करंट सेम हो गए। अब डिफरेंस लूंगा स्पिल पाथ करंट को 0 एम्पर आ गया, मेरा एग्जैक्ट 0 एम्पर आ रहा था, सर का 2 मिली एम्पर आ रहा था। असल मैंने अभी चेक किया, किसी ने कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिसिंग किए हुए थे, कुछ जेट्स मिसिंग किए हुए थे, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये बात समझ आ गई। तो अब क्या यहाँ पर आप परसेंटेज बाइसिंग मालूम कर लें कि स्लोप, अब स्लोप आपका मैंने आपको बताया था कि स्लोप आपका वेरी हो सकता है, ट्रांसफॉर्मर के केस में 25 से 40% होता है, और अल्टरनेटर के केस में ये 10 to 20% होता है। तो अब देखें या कि आपके स्लोप यूज करने के बाद, यानी ये मैं खुद से चेंज कर रहा हूँ, ये रिस्टेनिंग रीजन में खुद से चेंज कर रहा हूँ, और जब मैंने बाइसिंग चेंज की 0.40 रखी तो 1.50 एम्पेयर आया। अभी स्पिल पाथ करंट क्या है, 0 है, यानी जब 0 एम्पेयर एक्सीड कर जाएगा इस करंट से या बराबर हो जाएगा तब रिले ऑपरेट करेगी। सही है। और दूसरी बात, परसेंटेज डिफरेंस रिले का फायदा ये होता है कि हम इस स्लोप को चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसको अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकता हूं, तो इससे क्या होगा, जो रिस्टेनिंग रीजन का जो करंट है वो चेंज हो रहेगा। अब स्पिल करंट जब इसके बराबर होगा या इससे ग्रेटर नहीं होगा तब रिले ऑपरेट करेंगे, अभी होता रहे। वरना सिंपल डिफरेंशियल रिले में क्या था, सिंपल डिफरेंशियल स्कीम में ये थी कि थोड़ा सा करंट जैसे 2 मिली एम्पेयर आ गया, रिले ऑपरेट कर दी, 4 लेट्स सपोज 1 एम्पेयर आ गया, रिले ऑपरेट कर दी, तो कोई परसेंटेज नहीं थी, मतलब जैसे नॉन जीरो हुआ पाथ में करंट वो ऑपरेट हो जाती, ये मैल ऑपरेशन था। इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम परसेंटेज डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि अब सर्टेन परसेंटेज के साथ, यानी ये समझ ले एक तरीके से आपने रिस्टेनिंग रीजन को बढ़ा दिया, रिस्टेनिंग रीजन को आपने बढ़ा दिया, आपने उसकी स्टेबिलिटी रेशियो को इंक्रीज कर दिया, जबकि आप सिंपल डिफरेंशियल रिले में काम नहीं कर सकते। तो ये सर अब्दुल्ला मुनीर के लेक्चर का रिवीजन था। सर अली मेंबर ने कुछ खास नहीं बताया कि सप्लाई के बारे में बता रहे थे कि सप्लाई में जो हम कोई आपके जो घर में सप्लाई है बोर्ड लगा हुआ है, आप उसमें अगर वोल्टेज और एम्पेयर मेजर करें और फिर उसके थ्रू जो एम्पेरेंस निकालें,
वो आपकी कहलाती है अपेरेंट इम्पीडेंस। अपेरेंट इम्पीडेंस, ठीक है। वो अपेरेंट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कंडक्टर इम्पीडेंस जो वायर में यूज होते हैं, उसको बोलते हैं एक्चुअल इम्पीडेंस। तो ये था। तो ये सर ने बताया था कि जैसे ही आपके पास वो अपेरेंट इम्पीडेंस एक्चुअल इम्पीडेंस के बराबर आ जाती है, यानी इसके इसके उसके सर्कल में आ जाती है, उसके उसके रीजन में आ जाती है, तब आपके रिले ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये इस तरह की प्रोडक्शन को डिजाइन करनी है कि जब अपेरेंट इम्पीडेंस ड्रॉप होके कंडक्टर की इम्पीडेंस पे आ जाए, तब आपको क्या करनी है, आपको डिफरेंशियल ले या कोई भी स्किप डिजाइन करनी है। और बात समझ भी आती है, यानी जैसे ही आपके इम्पीडेंस जो सप्लाई की है ड्रॉप हो गई, कंडक्टर के पास आ रही है, कंडक्टर के बराबर इसके रीजन में आ गई, तो अब इसका मतलब आपको प्रोडक्शन स्कीम डिजाइन करनी पड़ेगी, वरना आपका कंडक्टर जो है वो मेल्ट हो सकता है। सही, तो ये सर ने बताया था शुरू में। तो अच्छा, जोन टू बैकअप है। अब ये कुछ चीज़ें और बताई थी उन्होंने कि इस तरह होता है कि आपके जोन वन में जो आपके पास डिफरेंशियल लेने लगी होती है, तो कंडक्टर साइजिंग इस तरह होती है कि इसमें दो जोन कवर हो रहे होते हैं। लेट सपोज ए बी जोन है, तो ए बी जोन का 100% है, और इसमें 20% बी सी का भी है। इसी तरह बी सी में क्या होगा, ए बी का 100%, बी सी का 100%, सी डी का 20%। तो इस तरह जोन आपस में ओवरलैप हो रहे होते हैं, जिससे हमने शुरू में डिस्कस किया, जोन आपके ओवरलैप होते हैं सिटीज के थ्रू, ठीक है। अच्छा, बाय द वे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, मैंने ऐड नहीं किया, ये क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। तो मैंने क्वेश्चन में से पूरा बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लिएगा, ये एग्जाम में 8 नंबर्स का आता है। तो अच्छा, ये वही बात बताइए, बाकी कुछ आपके पास इंपॉर्टेंट टॉर्क एंगल वगैरह है कि टॉर्क एंगल आपका लाजमी एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, जब आपके पास कोई भी प्रोडक्शन स्कीम डिजाइन हो रही है, कोई भी फॉल्ट आ रहा है, तो इस पर आपके पास टॉर्क एंगल इस तरह वेरी हो रहा होता है ओवरहेड लाइंस का, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ कंडक्टर साइज, स्पेसिंग, हाइट, ये सब चीज़ हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है, इस ट्रांसमिशन लाइन में ओवरहेड लाइंस के लिए। और कुछ खास नहीं बताया था, ये बताया था कि रीजन हाई कैन बी लॉन्गर लाइंस, मतलब जितनी लाइंस आपकी ज़्यादा होंगी इस तरह ये रीजन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो ये इस तरह भी हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ रहे हैं तो ड्रॉप्स बढ़ रहे हैं वोल्टेज के, तो इम्पेडेंस क्या हो जाएगी, बढ़ रही होगी, ठीक है। ये जोन्स के रिस्पेक्ट से बताया हुआ है कि ये आपके पास जो वो है, क्या कहते हैं, रीजन्स हैं, यानी आपके पास वी एच कर्व है, उसको आप अपने हिसाब से वेरी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब यही इंपॉर्टेंट एक बात मुझे लगी कि आपके पास जोन्स किस तरह ओवरलैप हो रहे होते हैं, किस तरह जोन्स में दूसरे जोन्स की किस तरह जो आपके जोन्स होते हैं वो दूसरे जोन के पोर्शन को कवर कर रहे होते हैं। और ये कि आपके पास जो इम्पेडेंस आ रही होती है वो एक्चुअल इम्पेडेंस नहीं होती, जो सप्लाई के हम से नोट करते हैं, वो आपकी होती है अपेरेंट इम्पेडेंस, जो कि फिर ड्रॉप होके होती है एक्चुअल में जब फॉल्ट आता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना रखते हैं, और बस ये सर ने पढ़ाया था। मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं कहूँगा अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये है, तो इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। और मेरे ख्याल में सही, कोई सवाल हो तो पूछ लेगा। मेरे ख्याल में ऑफ करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।